किसान भाइयों नमस्कार। हमारी आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों आज हम बैगन का प्लांटेशन कर रहे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे बैगन के प्लांटेशन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम जब बैगन का प्लांटेशन करते हैं तो कम से कम यहाँ पर आप 20 से 25 दिन की नर्सरी अच्छी तैयार हो तो सही, नहीं तो कम से कम 25 दिन की नर्सरी तैयार होनी चाहिए। और यहाँ पर जो नर्सरी हमने लगाया हुआ है ये 25 दिन की नर्सरी हो गई है और 4 से 5 पत्ते इसमें आ गए हैं। तो इस नर्सरी का हम यहाँ पर प्लांटेशन करेंगे। प्लांटेशन के लिए जो बैगन की मुख्य रूप से बैगन की फसल है, इसमें हम दूरी की बात करें तो यहाँ पर ये जो दूरी है, मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी, आप उस साइड में देखेंगे तो मक्का भी लगा हुआ है। उस साइड आप कैमरा करिए, वहाँ पर देख सकते हैं, दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। करीब 4.5 फीट एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी रखी गई है। और यहाँ पर हमने जो पौधे से पौधे की दूरी रखा हुआ है, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी करीब 12 इंच के आसपास है। 11 इंच, 12 इंच, 13 इंच भी हो सकता है। इतनी दूरी पर हमने यहाँ पर एक एक पौधे का प्लांटेशन किया है। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, दो दो पौधे का प्लांटेशन करते हैं, ये दूरी बढ़ा देते हैं और ये दूरी कम कर देते हैं। लगभग जो है 3 बाई 3 फीट या 3 बाई 4 फीट ऐसा दूरी लेते हैं। लेकिन बैगन में एक समस्या आती है जो आगे चलकर इसमें काफ़ी पौधे होते हैं जो इसमें लिटिल लीफ वाला रोग होता है, जिसे बंजर रोग कहते हैं। वो वाला जो रोग आता है उसमें काफ़ी समस्या आ जाती है। जब आप पौधे से पौधे की दूरी 3.5 फीट रख रहे हैं, लाइन से लाइन भी 3.5 फीट रख रहे हैं, तो एक पौधा, एक जो आपने लगा रखा वहाँ 2 पौधे लगा रखे, एक में वो लिटिल लीफ वाला रोग आ गया तो दूसरे में भी जरूर आ जाएगा। और इस टाइम पर आप उस पौधे को उखाड़ देंगे तो बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाता है। लेकिन हमारा ये वाला जो तरीका है इसमें ऐसी समस्या नहीं आती है। एक पौधा यहाँ पर जो लगा हुआ है ये आसपास के क्षेत्र से बढ़िया पोषक तत्व लेगा, मजबूत रहेगा। अगर यहीं पर हम 2 पौधे लगाते हैं तो वो पोषक तत्व दोनों पौधों में बढ़ जाएगा उस क्षेत्र का। तो इस वजह से इसमें क्या होता है कि लिटिल लीफ वाला जो समस्या आती है वो कुछ कम आती है, क्योंकि पौधा मजबूत होता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसकी अच्छी होती है। दूसरी बात है, मान लीजिए यदि इस पौधे में लिटिल लीफ वाला रोग आ भी गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रोग आते ही इस पौधे को उखाड़ कर फेंक देंगे। क्योंकि यदि एक पौधे में रोग आ गया है तो आगे उसमें आप कोई भी इलाज उसका करेंगे उसमें कुछ भी सुधार होने वाला नहीं, उसमें आगे फल नहीं बनेंगे, बनेंगे भी बहुत छोटे बनेंगे, उसका कोई मतलब नहीं। इसको आप तुरंत उखाड़ कर खेत से दूर फेंक देंगे तो 2 पौधों को बीच की जो दूरी वो करीब 2 फीट हो जाएगी। और 2 पौधों का ग्रोथ इतने अच्छे से होगा कि बीच का एक पौधा हटा भी देंगे तो भी आपके खेत में इसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। यदि आप सही तरीके से दवाओं का प्रयोग करते हैं, लिटिल लीफ रोग को कंट्रोल करने के लिए जो दवाएं हैं उसका प्रयोग करते हैं, तो करीब आपका 5 से 10% या मैक्सिमम 15% पौधे ही इस तरीके से प्रभावित होंगे। और इन पौधों को हटाने के बाद भी आप मान के चलिए केवल 5% पौधे आपके ऐसे प्रभावित होंगे जो इसमें कुछ गैप करेंगे। लेकिन ये वाली जो दूरी है इसमें वो गैप भी धीरे धीरे टाइम के साथ कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये फायदा होता है। दूसरा फायदा ये होता है कि यहाँ पर जैसे हमने समतल में लगा दिया, बीच में टिलर से हम इसकी जुताई करके इसमें मेड़ चढ़ा सकते हैं। जब भी हम यहाँ पर इसकी तुड़ाई करेंगे तो बीच से आने जाने का पूरा रास्ता रहेगा, एक लाइन से आते जाएंगे, दोनों तरफ से हम तुड़ाई करते जाएंगे। ये वाले जो दूरी है, डिस्टेंस है, ये काफ़ी यहाँ पर हमारे लिए अच्छी रही है। कई साल से हम इसका प्रैक्टिस करते आए हैं। बीच में हमने प्रैक्टिस करके 2-2 फीट की भी दूरी लिया हुआ था, लेकिन जो सबसे सही दूरी है आप 1 फीट से 1.25 फीट की दूरी पौधे से पौधे के बीच में रखिए। लाइन से लाइन के बीच में आप 4 से 4.5 फीट की दूरी रख सकते हैं। तो ये तो बात हुई यहाँ पर पौधों की दूरी की। अब यहाँ पर बात आती है, हमने यहाँ पर प्लांटेशन किया, इसके बाद हमें क्या करना है। किसान भाइयों, आप यहाँ पर जो खेत की तैयारी कर रहे हैं, आपको मालूम है आपका खेत की उपजाऊ क्षमता कैसे है। यदि खेत कमज़ोर है तो आप इसमें खेत की तैयारी के समय ही एसएसपी या डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि खेत ठीक ठाक है, उसमें उर्वरा शक्ति अच्छी है, तो आप इस टाइम यहाँ पर यदि कोई खाद का प्रयोग ना करें तो भी अच्छा है। और क्योंकि इसके बाद क्या करना है कि जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे, 1 हफ्ते के हो जाएंगे, तो आपको इसमें प्रति पौधे के हिसाब से चारों तरफ डीएपी का प्रयोग करना होगा। और इसके बाद करीब 15 से 20 दिन के आसपास इसमें आपको इसकी गुड़ाई करनी होगी। गुड़ाई करके इसमें चारों तरफ मिट्टी चढ़ानी होगी। उस टाइम आप यहाँ पर डीएपी, माइक्रोन्यूट्रेंट या भी जो जाइम होता है आप उसका प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, जितनी भी खाद आप देंगे वो पौधों के जो जड़ क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र में कवर रहेगा और वो पूरा पोषक तत्व पौधों को मिलेगा। फिर उसके बाद जब आगे पौधे का ग्रोथ होगा तो आपको जो खाद देनी होगी बस इसी नाली में ही ऐसे सीधे फेंकते जाना है। और नाली में पानी का जो सिंचाई होगा उसके माध्यम से, क्योंकि तब तक इसमें पौधों की जड़ें दूर तक भी आ जाएंगी, तो उस तरीके से आप खाद देंगे तो वो पूरे पौधों को प्राप्त होती रहेगी। तो ये जो तरीका है, आप इसमें जो भी खाद देंगे उसका जो है करीब 90% या उससे ऊपर पौधा यूटिलाइज करेगा
और इसमें जब बीच बीच में घास भी आती है तो यदि आपके पास पावर टिलर है, बीच में गैप है, तो उस टाइम आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप खरपतवारनाशी दवा का भी प्रयोग करना चाहें तो बीच वाली नाली में आप सावधानी पूर्वक कुछ आप यहाँ पर जो कुछ आते हैं स्प्रे के लिए जो कवर करते हैं उसका प्रयोग करके आप उसमें आप खरपतवारनाशी दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है, आप यहाँ पर पोषक तत्व का प्रबंधन करें और खरपतवार के लिए भी ये वाली जो आपका डिस्टेंस है वो उचित रहेगी। यहाँ पर प्लांटेशन करने के बाद इसमें प्रति पौधे के हिसाब से पानी दिया जाता है और पानी कितना देते हैं, करीब 100 से 150 ml प्रति पौधे के हिसाब से इस तरीके से पानी देते हैं। और यदि हम चाहते हैं हमारे पौधों को अच्छा ग्रोथ मिले, पौधे जल्दी से बड़े हो जाएं, तो उसमें हम कुछ एडिशनल केमिकल भी मिला सकते हैं या कुछ फर्टिलाइजर मिला सकते हैं। जैसे इस टाइम हम ड्रेंचिंग कर रहे हैं तो इसी ड्रेंचिंग में हम इसमें फंगिसाइड मिला सकते हैं। जैसे कि आप इसमें बाबास्टीन या साफ का प्रयोग कर सकते हैं। 15 लीटर की टंकी में 30 ग्राम आप बाबास्टीन या साफ ले लीजिए और इसी के साथ ह्यूमिक एसिड करीब 15 ग्राम 15 लीटर के पानी में लेकर आप इसमें एक टाइम पर ड्रेंचिंग कर दीजिए। फिर एक दिन के अंतराल पर, मतलब आपने आज ड्रेंचिंग किया तो कल छोड़ के परसों फिर आप इसमें जो है दूसरी जो ड्रेंचिंग है उसमें आप NPK 19-19 ले लीजिए और साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी ले सकते हैं। तो इसका जो है आपको 15 लीटर की टंकी में 50 ग्राम NPK 19-19-19 और आप 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करके आप एक बार इसकी ड्रेंचिंग कर दीजिए। तो इससे जो है आपके पौधों की जड़ों में जो फंगस हैं इन सब से बचाव होगा और इसके साथ ही यहाँ पर जो NPK है उसको जो है पौधे जल्दी से प्राप्त करके उनका ग्रोथ अच्छे से होगा। तो ये कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब पौधे का ग्रोथ स्टार्ट होने लगता है तो इसमें कुछ कीड़े लगते हैं। शुरुआती दौर में जो कीड़े लगते हैं वो क्या होता है कि इसमें कुछ रस चूसक कीड़े लगते हैं और फिर जब पौधे कुछ बड़े हो जाते हैं, करीब 20 से 25 दिन के आसपास हो जाते हैं, तो इसमें फल छेदक कीड़े लगते हैं। फल छेदक कीड़े वही मतलब कि जो फल में आगे चलकर दाग बनाते हैं, फल में छेद करते हैं, लेकिन 25 दिन की अवस्था में वो तने में छेद करते हैं। तो फल छेदक तना छेदक कीड़ा एक ही होता है। तो उस टाइम पर आप इसके लिए जो फल छेदक कीड़ों के लिए आप इसमें दवा का प्रयोग कर सकते हैं, कोराजन का प्रयोग कर सकते हैं, डेलीगेट का प्रयोग कर सकते हैं और इमेमेक्टिन बेंजोएट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सब दवाओं का आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो किसान भाइयों, बैगन की खेती में आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। और आपको बताते चलें, बैगन की खेती एक ऐसी खेती जिसमें दवाओं का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें कीड़े ज़्यादा लगते हैं और फल को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। साथ ही साथ इसमें पोषक तत्व का भी काफ़ी प्रयोग होता है। कम प्रयोग करेंगे तो भी आपकी बैगन की फसल होगी, लेकिन उतना अच्छा उत्पादन आपको नहीं मिलेगा। इसमें आपको भरपूर मात्रा में DAP का प्रयोग करना होगा, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना होगा और उसी तरीके से बैगन में उत्पादन भी आता है। जितना खाद देंगे उतना ज़्यादा इसमें उत्पादन आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसमें पूरा खाद ही खाद डाल दें, उसकी भी एक लिमिट होती है। आप अपने पौधों के हेल्थ को देखते हुए आप इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग करें। साथ ही साथ आप इसमें गोबर की खाद का भी प्रयोग खेत की तैयारी के समय कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा मात्रा में आप गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे, पौधों का हेल्थ उतना ही अच्छा होगा और रासायनिक खाद उतनी ही अच्छी मात्रा में और उतनी ही आसानी से आपके पौधे को उपलब्ध होगी, क्योंकि उस टाइम पर यहाँ पर जीवाणुओं की मात्रा आपके खेत में या कार्बन का जो परसेंटेज है वो अच्छा रहेगा। तो बैगन की खेती में आप ये सब कर सकते हैं और बैगन की खेती काफ़ी अच्छा मुनाफा देने वाली खेती होती है। और आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर इसकी खेती करेंगे तो आप निश्चित रूप से बैगन की खेती से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।